हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल और मैं डीके सर। फंडामेंटल के नए बैच के क्लास में मैं आपको फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। और आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बिगिनर्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स नए हैं, वो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। आइए देखते हैं आगे कैसे हम लोग। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट के बारे में है। जब हम कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो पहले पार्ट पुर्जा को पहचान ले, देख ले, समझ ले, उसको कनेक्शन करना सीख ले, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको बंद करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं। और इसके कुछ और कई छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे स्लीप क्या होता है, हाइबरनेट क्या होता है, स्विच यूजर क्या होता है, साइन आउट लॉग ऑफ क्या होता है, लॉक कंप्यूटर क्या होता है। ये सब छोटा छोटा टर्म है, प्रैक्टिकल का टर्म। ये हम लोग सीखने वाले हैं। आइए पहले देखते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अभी हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के बारे में जानेंगे। कौन कौन से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कम कौन कौन सा पार्ट होगा जिससे एक कंप्यूटर सेट बन जाएगा और उसको हम इस्तेमाल करके कोई काम कर पाएंगे। उसके बाद जितने फैसिलिटी आप चाहेंगे उतना मशीन आपको जोड़ना पड़ेगा उससे, फिर वो उतना काम करेगा। लेकिन बेसिक कंपोनेंट के रूप में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण हार्डवेयर कौन कौन से होंगे। चार तरह के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। इसमें से एक पार्ट भी अगर नहीं होगा इस चार में से तो आप कंप्यूटर से काम सही ढंग से नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए चार तो रहना ही रहना है। वो नाम नीचे दिया गया है, आप देखिए। पहला नाम है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म आप बेशक जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह भी कभी कभी सवाल में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक मैं बता दूं, एग्जाम्स वगैरह में आप अगर ये सोच के चलते हैं कि बहुत भारी भारी सवाल पूछा जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं। सवाल कोई भी भारी नहीं होता है, बस याद रहने की देर होती है। याद नहीं है तो भारी है, याद है तो आसान है। क्योंकि एग्जाम में सभी कैंडिडेट बैठते हैं, जिनको याद रहता है अरे क्वेश्चन तो सब इजी था, और उसी में दूसरा बच्चा बहुत टफ था। दो तरह के जवाब आते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको वो समझ आ रहा है, याद है, तो फिर आसान है। तो सवाल आसान में से भी पूछा जाता है जिसमें कंफ्यूज कभी कभी कर जाते हैं लोग। जैसे सेंट्रल प्रोसेस और यूनिट की जगह कुछ और लिखा हुआ रहे, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल की जगह कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट रहे, और कहा जाए कि बताइए इसमें से कौन फुल फॉर्म है सीपीयू का। आप गलती से कंफ्यूज होकर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट डाल देंगे तो गलत तो हो ही जाना है। इसलिए बारीकियों को ध्यान देंगे। जो बहुत आसान सवाल होता है कभी कभी हम लोग उसमें भी गलती कर जाते हैं, इसलिए बेशक आप उस चीज को ढंग से देखें। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। इसके बिना आप जो बाकी पार्ट है उसको कंप्यूटर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास अपना कुछ नहीं रहता। यूं समझ लीजिए कि आदमी के शरीर में हाथ पैर सब है और माथा ही नहीं है, तो वो शरीर किस काम का है ना। तो ये माथा है उसका, जहाँ से पूरा कंट्रोल होता है, और सबका कनेक्शन सर से, हेड से ही होता है। इसलिए वो उसका एकदम हेड पार्ट है। वैसे इसको हम मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऐसे बोल चाल में, लिखने में नहीं। और बोल चाल में, लिखने में हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में पूछे हुए, टीचर का, कंप्यूटर वाले टीचर के एग्जाम में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में से किसको कहते हैं। उसमें था सीपीयू, मेमोरी, और वो कुछ और नाम से टिक लगा था। कितना सिंपल सा सवाल है ना। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। कंप्यूटर में सीपीयू के अलावा एक डिस्प्ले पार्ट होता है जिसके थ्रू आप रिजल्ट हासिल करते हैं। उसको VDU के नाम से भी जानते हैं। इसका भी फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तीसरा पार्ट होता है कीबोर्ड, लाइक टाइपराइटर। और चौथा होता है माउस।
माउस का फुल फॉर्म मैंने ऐसे ही खोज के लिख दिया है, सवाल में कभी पूछा नहीं है ना। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर आपको कोई ज्यादा सवाल कर परेशान कर रहा हो तो कहिएगा माउस का फुल फॉर्म बता दीजिए, वो नहीं बातेगा, उसको याद नहीं होगा क्योंकि ये कहीं पढ़ाया भी नहीं है ना। ये कुछ अलग टाइप का ही सवाल है, वो मुंह बंद रहेगा उसका। इसलिए इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, चार तरह के मशीनरी पार्ट हैं कंप्यूटर के। यह चारों मिल करके एक पीसी का निर्माण करता है, पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण करता है, जो डेस्क के ऊपर रख करके चलाते हैं, इसलिए उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप, डेस्क के ऊपर रख के चलाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। वैसे जनरली उसको पीसी कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल हैंड चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर कब आया पहली बार? 1971 से 80 के बीच में आया, चौथा जनरेशन। तो मैंने लिखा है ना, तो इसी में पीसी आया। और इसमें क्या है, तो वो आया। पांचवा पीढ़ी में क्या आया, तो चौथा पीढ़ी में क्या आया, पीसी आया। यानी 1971 से 80 के बीच में ही फुल्ली कॉमर्शियल मार्केट में कंप्यूटर उतरा आम जनजीवन के लिए। उससे पहले लोग नहीं खरीदते थे, फैक्ट्री वैक्ट्री में कहीं यूज होता था, क्योंकि उस समय उससे पहले वाला प्रोजेक्ट सब बहुत महंगा होता था, जो सब लोगों के बस की बात नहीं थी खरीदना। लेकिन इस जनरेशन का जो कंप्यूटर आया, एक तो आकार में छोटा हुआ, है ना, बिना एयर कंडीशन के आप चला सकते थे। पहले का कंप्यूटर बिना एसी के चल ही नहीं सकता, इतना हीट होता था कि वो टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपने गर्मी से अपने ब्रस्ट हो जाएगा, है ना, या उसमें काम करने वाला आदमी टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसको एसी की जरूरत है। लेकिन लोग समझते थे कि कंप्यूटर के रूम में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें एसी जो है, एसी में वो काम कर रहे हैं। आदमी को एसी नहीं चाहिए, कंप्यूटर को एसी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है 71 से 80 के बाद वाला, वो बिना एसी के चलता है। उसमें कूलिंग सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि अपने पंखा से ही उसका काम आराम से। तो अब एसी हम लोग अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं, कंप्यूटर के हिसाब से। पहले कंप्यूटर के लिए लगता था जिसमें लोग काम फर्क हो गया, यानी कंप्यूटर पहले से रोबस्ट हो गया, तगड़ा हो गया, किसी भी इन्वायरमेंट में वो काम करने में सक्षम है। ये याद रखिएगा, पीसी कब आया, 1971 से 80 के बीच में। पीसी और एक और नाम आता है डेस्कटॉप, ये लैपटॉप, है ना। तो पीसी यानी डेस्कटॉप, और दूसरा लैपटॉप, यह भी पीसीए है ना। इसको भी पीसी, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, है ना। ये भी तो पर्सनली है, वन हैंडेड है, वह भी पीसी ही है, वन हैंडेड है, लेकिन वह लार्ज फॉर्म में है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। उसका साइज बड़ा है, तो जगह ज्यादा छेकेगा, जगह कम छेकेगा। उसको पोर्टेबल वो नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आना आसान नहीं है। ये पोर्टेबल, लाइट वेटेड है, उसको थैला में डाल के कहीं भी लेके चले जाइए। इसमें पावर बैकअप फैसिलिटी है, उसमें नहीं रहता। उसमें एक्सटर्नल पावर बैकअप देना हो, यूपीएस लगा के या इन्वर्टर लगा के, नहीं तो चलेगा ही नहीं। उसमें लाइन नहीं भी रहेगा, 2-3 घंटे आराम से खींचे। ये दोनों में फर्क है। यानी अगर कहा जाए कि डेस्कटॉप लैपटॉप में क्या फर्क है, काम करने में कोई फर्क नहीं है। जो काम आप इधर करेंगे वही काम उधर करेंगे, वो दोनों 100% सेम है। जो सॉफ्टवेयर यहाँ चलता है वही सॉफ्टवेयर वहाँ चलता है। फर्क कितना है, वो लार्ज स्पेस लेता है, ये कॉम्पैक्ट साइज में होता है, इसलिए कम स्पेस लेता है। उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए पोर्टेबल नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना आसान नहीं है। ये बहुत इजी टू कैरी कर सकते हैं, है ना, ये इसकी खासियत है। उसमें नो पावर बैकअप फैसिलिटी, एक्सटर्नल पावर बैकअप फैसिलिटी रिक्वायर्ड रहता है। इसमें है कि पावर बैकअप फैसिलिटी इनबिल्ट रहता है, पहले ही से रहता है, इसलिए आप बिना एक्सटर्नल पावर के इसको चला सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक फर्क हो गया। ऐसे बोलचाल में कोई पूछे तो आप अंतर बता सकते हैं, ये सब सवाल में रहता है। पीसी और लैपटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या फर्क है।
अच्छा, इसमें मैंने लिख रखा है पांचवा पार्ट यूपीएस के। डेस्कटॉप जो है, जैसे कंप्यूटर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब बिजली से चलने वाला। पंखा भी तो वही है, पंखा भी जो चल रही है या बल्ब जो चल रहा है, वो सब तो बिजली से चल रहा है। तो लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। हमारा जो पंखा चलता है उसमें कम ज्यादा वोल्टेज होने पर वो बंद नहीं चलेगा। जितना एनर्जी देंगे, वो मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर है, कम एक्सीलरेटर पे कम स्पीड में चलेगा, ज्यादा एक्सीलरेटर पे ज्यादा स्पीड में, वही ना होगा। वही है मोटर सिस्टम में, जितना एनर्जी देंगे उतना वो स्पीड चलेगा। कंप्यूटर के साथ वो नहीं है। कंप्यूटर का एक लिमिट है, लोअर लिमिट, निचल का 160 वोल्ट अगर से कम जैसे ही होगा वो बंद ही हो जाएगा, चलेगा नहीं। ये आपका जो है 130 वोल्ट पर आराम से दौड़ेगा। तो इसका मतलब है इसको निश्चित वोल्टेज चाहिए। इसको 250 वोल्टेज भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने ही स्पीड से काम करेगा जितना वो 165 पे चलेगा। वो 165 पे जो चलेगा वो 100 250 जैसे ही होगा तो इसका स्पीड सीधे दोगुना हो गया रहेगा। ये फर्क है। तो इसलिए उसमें जो है आपको एक फिक्स वोल्टेज वाला सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें लगाने की जरूरत है। पावर फ्लक्चुएट होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तो तुरंत बंद हो जाएगा। इससे आपका काम हैम्पर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इवन सॉफ्टवेयर भी आपका करप्ट हो सकता है। इसलिए इसमें पावर बैकअप नीडफुल होता है, जरूरी होता है। ठीक। आइए देखते हैं इसमें यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, जो ब्लॉक में काम करता है ना, तो उसमें हम लोगों के यहाँ जो एक स्टाफ थे उनको वहाँ इंटरव्यू देना था। उसमें बहुत हल्का इंटरव्यू होता था, मैं 7 8 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो उसमें इंटरव्यू लिया और हो गया, है ना। थोड़ा बहुत टाइपिंग टेस्ट लिया, ले लेता था। तो उसमें उनका था, चूंकि मेरे अंडर वो काम किया था लड़का, तो मैं बोला कि कुछ बता दीजिए क्या पूछेगा। तो उसमें मैंने कुछ उसको हिंट दे दिया था कि ये सब चीज आपको याद रखना है। और 1 घंटे बाद कि आधा घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। तो मैंने बताया था जो भी, मुझे बहुत हद तक सवाल सेम टू सेम पूछा गया था। तो बेशक उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, पास हो गया था। उसमें एक सवाल ये भी था, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना। जिसमें इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, और अनइंटरप्शन का मतलब बिना रुकावट के। तो जैसे आप इन्वर्टर अगर सप्लाई दिए हुए हैं अपने यूनिट में, तो आपका लाइन आ रहा है और जा रहा है, उससे यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मशीन चलते रहेगा, है ना। उसको क्या कहेंगे, वो बैकअप, अनइंटरप्शन हुआ, बिना रुकावट के हुआ। तो ये यूपीएस का काम वही होता है। उसका फंक्शन क्या है समझ लीजिए। जनरली आज का जो मशीन है उस क्या है, उसका आईसी पे चलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज का बना होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट देता हूँ। 3 चीज से मिलकर के वो बना होता है। उसमें होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर चिप होता है। दूसरा होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब फ्यूज होता है। रोड का जो ब्रेकर होता है वही होता है फ्यूज, जो बिजली जो करंट आती है उसको उसके स्पीड को कम करता है, ताकि आगे का मशीन उड़े नहीं। तो बिजली कभी कभी आती है तो देखते हैं स्विच ऑन रहने पर धक बजता है, पंखा चलना शुरू होता है। ज्यादा स्पीड रहने पर ठीक नहीं, तो नॉर्मल आता है तो नॉर्मल अपना सीधे चालू हो जाता है। तो वो हाई स्पीड अगर करंट आता है तो उसका जो रेसिस्टेंस है उस हो के जब गुजरता है, फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि हाई करंट हो तो बल जाए, तो आगे वाला ऑपरेटर हमारा ना उड़े, बच जाए। एक तो वो रहता है पीछे। उसके बाद जो होता है कैपेसिटर लगा होता है, उसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का काम है एनर्जी एब्जॉर्ब करना। उसको कभी आप देखे होंगे चेक करते हुए, उसका दोनों तार लगा दिया जाता है प्लग, स्विच ऑन करिए और उसके बाद फिर तुरंत फिर निकाल लीजिए, ज्यादा देर उसको नहीं रखते हैं, निकाल लीजिए।
उससे क्या होता है, उसके बाद क्या करता है, उसको क्रॉस ऐसे किया जाता है, चरचराता है, जबकि वो तो बाहर निकल चुका होता है, कोई करंट उसमें रहता नहीं अलग से, लेकिन जितने देर रहता है उतने देर में एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है तभी वो चरचराता है, और तभी हम समझते हैं कि वो सही भी है। ठीक, तो वो चीज आपका रेसिस्टेंस के बाद वो रहता है, तब रहता है आपका ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, इस तीनों को आपस में सर्किट बनाया जाता है, एक दूसरे में जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है, इंटीग्रेट किया हुआ सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम हो, शॉर्ट क्या होगा, आईसी। हम लोग जो बोलते हैं ना आईसी आईसी, वो आईसी क्या है, एक चिप है जिसमें तीन चीज रहता है। कोई बोर्ड वोर्ड खुला हुआ देखे होंगे अगर, सर्किट बोर्ड, तो उस पर गोल गोल जो है दो दो पिन वाला रहता है, ऐसा राउंड रहता है गोल, जो उसमें से निकला हुआ बोर्ड पर बहुत सारा सोल्डिंग किया हुआ है। कुछ ऐसा भी रहता है जो ब्लैक ब्लैक होता है, ऐसा ऐसा उस पर खींचा हुआ है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, और उसके बाद एक तो इस तरह का रहता है, ये आपका रेसिस्टेंस फ्यूज है। तो आपका जो करंट आता है वो पहले इसमें आता है, यहाँ से इसमें जाता है, और यहाँ से इसमें आता है, ये सिस्टम है, ऐसे होके चलता है। हाई करंट होगा, यहाँ से आके उसका स्पीड कम, फिर आके इसमें कुछ जमा होगा, तब इसका पावर इसके हिसाब से लगता है, जैसा आपका आईसी का चिप होगा उसके हिसाब से उसका नंबर का कैपेसिटर लगता है, ताकि उतना ही उसको एनर्जी दे जितना इसको जरूरत है, आपको रोक के रखता है। ठीक है, ये सिस्टम चलता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे आपका अगर पावर कट हो गया मॉनिटर से, तो मॉनिटर में भी यही सर्किट होता है, उसमें जो कैपेसिटर है उसमें पावर कुछ सेकंड के लिए रहता है, तुरंत नहीं रहता। कैपेसिटर का काम एब्जॉर्ब करना है, इसलिए अगर इसी को क्या है, लाइन कट गया है, ये तुरंत थोड़ी खाली हो जाएगा, इसमें तो होगा ही कुछ देर के लिए। मान के चलिए 3 से लेकर के 5 सेकेंड तक के लिए एनर्जी उसमें रुकता है। 5 सेकेंड तक अगर कहीं इधर से पावर फिर आ गया तो फिर लगेगा कि चालू है, बंद नहीं, क्योंकि बैकअप मिल गया उसको। पीएस का काम होता है 5 सेकेंड के अंदर में ही पावर दे देना। जो उसमें बैटरी होता है, अगर लाइन से वो आ रहा है, चार्ज हो रहा है, और फिर कंप्यूटर चल रहा है, कहीं लाइन कट गया, जो बैटरी है वो क्या करता है कि पहले तो एसी से डीसी में चार्ज होता रहता है, और पैरेलल में कंप्यूटर को चला रहा होता है, लेकिन जब लाइन कटता है एसी, जो डीसी एब्जॉर्ब किया है उसको तुरंत एसी में कन्वर्ट करता है विदिन 5 सेकेंड, और उसको फिर यहाँ सप्लाई दे देता है। 5 सेकेंड के अंदर में अगर उसको ऊर्जा मिल जाता है तो फिर आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, चलते रहता है। वही अगर देर हो जाता है कन्वर्शन में, तो यहाँ तो कटअप हो जाता है, जैसे ही कटअप होता है कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन्वर्टर वगैरह जो है, आपको मैं एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। इन्वर्टर आप लोग लिए हुआ है, तो इन्वर्टर वाले को समझाए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पार्क नाम का आप सुने होंगे, स्पार्क मॉडल होता है, और एक आता है साइन वेव, ये तो आप सुने होंगे, ये प्योर साइन वेव सुनते होंगे, ये प्योर साइन वेव है, और ये स्पार्क होता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जान लीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी भी इन्वर्टर लेना होगा इस बात का आप ध्यान रखें। स्पार्क का जो आउटपुट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, इन्वर्टर का काम है एसी से डीसी में चार्ज करना, और फिर डीसी से एसी कन्वर्ट करना, यही ना करता है। लाइन जब तक रहेगा वो अपने से हो करके लाइन सप्लाई देगा, और अपना चार्जिंग करता रहेगा बैटरी को इमरजेंसी केस के लिए, और जैसे ही लाइन इंटरप्ट होगा, कटेगा, वो क्या करेगा, तो बैटरी में चार्ज किया उसको खर्चा में देगा। इन्वर्टर का भी यही काम है। ठीक, स्पार्क क्या करता है, ये करीब 5 से 10 सेकेंड में आउटपुट देता है, और ये 3 से 5 सेकेंड में आउटपुट देता है, यही दोनों में अंतर है, काम तो दोनों करता है। इसमें आपका कंप्यूटर बंद होता है, इस इन्वर्टर से अगर आप चलाइएगा, वह कंप्यूटर, वो आपका इन्वर्टर वो क्या करता है,
आवाज करता है। इसमें जब लाइन कटता है ना तो एक बार बीप करेगा, बीप करेगा तो तुरंत टीवी आपका चल रहा होगा, बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, टीवी बंद होकर स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें आपका टीवी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलते रह जाएगा। दूसरी बात, इसमें अगर आप चलाइएगा तो आपका पंखा साउंड करता है, करके वो चलता है, इसमें आपको साउंड नहीं करेगा। ये फर्क है दोनों। ये बात आप जब पूछिएगा ना उससे बैटरी वाले से तो आपको ये बात बताएगा। ये उसकी, तो आप खरीदते समय ध्यान रखेंगे कि प्योर साइन वेव है, जिसमें एक तो पंखा में साउंड नहीं है, दूसरा जो भी अपरेटस है, चाहे वो आजकल जो भी हम सामान लेते हैं सब डिजिटल लेते हैं, है ना। डिजिटल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कम वाट पे चलता है। आजकल का जो फ्रिज वगैरह बनता है वो आपको 15 से 20 वाट वाला भी आता है, यानी आप इन्वर्टर पे आराम से फ्रिज चला सकते हैं। एक पुराना वाला फ्रिज गलती से भी ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो इन्वर्टर बैठा देगा, वो बहुत ज्यादा वाट लेता है। तो डिजिटली जो भी सामान होगा उसमें पावर कन्वर्शन रेशियो बहुत कम टाइम लेता है, ये उसकी खासियत है। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जानकारी है, जो आपको कोई जानकार दुकानदार होगा वो आपको बताएगा, जिसको सीधे बेचना होगा वो तो सीधे बेचेगा, मोटा मोटी समझाएगा फिर वो। ठीक ठीक, ये मैं आपको टेक्नीशियन की बात में बता रहा हूँ, जो टेक्निकल पर्सन जो इसको अच्छे से बारीकी से जानता है वो इस तरह से आपको समझा। चलिए, तो हमने आपको यूपीएस के बारे में बता दिया है। फुल फॉर्म हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जो भी कंप्यूटर का पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ा होता है वो यूपीएस के माध्यम से पावर सप्लाई देके जोड़ा जाता है। तो हम आपको एक फोटो बना के दिखा रहे हैं, उसको मिटा देना पूरा को। यहाँ पर जो है एक सीपीयू हम लोग बना लेते हैं, और टू सोर्स में हम लोग पावर स्विच बनाएंगे, एक पहला पावर स्विच और दूसरा रीसेट। रीसेट का मतलब रीस्टार्ट। लैपटॉप में रीस्टार्ट का कोई बटन नहीं, एक ही तो रहता है सिर्फ पावर का। सिस्टम में रहता है रीस्टार्ट, तो मैं सिस्टम का ही बता रहा हूँ। सीपीयू में रहता है, लैपटॉप में खास करके रीस्टार्ट का कोई बटन, हाँ उस स्टार्ट में जाके आप बटन नहीं रहता। मैं बात करता हूँ, इस तरह से आप मॉनिटर जो है बनाएंगे, है ना, रिकॉर्डिंग में काम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें से दो को वायर निकलता है, तो एक तो जाके लगता है सीपीयू में, इसको क्या कहेंगे, या एच डी एम आई, दो प्रकार का केबल होता है। ये हम केबल जो यूज कर रहे हैं ये वाला, ये एच डी एम आई, उस टीवी में भी मॉनिटर में भी जो लगा हुआ है, सब एच डी एम आई। पहले का जो मॉनिटर आता था उसके साथ आता था VGA, VGA फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स मेगा। ये पुराना जो है पिन वाला तार, नट बोल्ट वाला, उसको वो ऐसा हो VGA, इस तरह का तार होता था, उसमें ऐसा बना के इस पर जो है ये राउंड शेप में रहता था, जिसमें एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ऐसा शेप जो है यहाँ पे रहता है। 15 पिन रहता था उस टाइम, और साथ में ये जो लाइन है थोड़ा बड़ा रहेगा, इसमें ऐसे स्क्रू लगाया होगा। जब ये सीपीयू में आप लगाएंगे तो बगल से दूसरा नॉट रहेगा, उसमें दोनों स्क्रू टाइट हो जाएगा, जिससे वो खिंचाएगा, यूज नहीं होगा। यह दूसरा सिरा मॉनिटर पे जाएगा, वहां भी सेम वैसे ही रहेगा, उसमें भी दूसरा नॉट रहेगा जिसमें उसको टाइट कर, क्योंकि जब लूज रहेगा ना तो आपको पिक्चर कभी लाल हो जाएगा, कभी हरा हो जाएगा, कभी गायब हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। इससे तार को सही ढंग से लगाना, इसी के लिए था VGA। और इसका डिमेरिट है, ये सिर्फ पिक्चर ही भेजता है, साउंड नहीं भेजता।
अगर आप सीपीयू से कोई गाना यूज करने बजा रहे हैं तो मॉनिटर वाले स्पीकर में आपको साउंड नहीं जाएगा। फिर अलग से तार लेके टीवी की तरह, टीवी में दो तरह का तार लगाते हैं, लाल उजला साउंड के लिए, पीला वाला पिक्चर के लिए। लाल उजला नहीं लगाएंगे तो सिर्फ पिक्चर स्क्रीन पे दिखेगा, साउंड नहीं आएगा, है ना ऐसा। वो चीज पुराने वाले में भी है। या ये जोड़ लिए, वीडियो चला रहे हैं तो चल रहा है लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही, उसके लिए अलग से फिर जोड़िए। और आजकल का जो एच डी एम आई आता है, एच डी एम आई, इसमें साउंड वीडियो एक ही तार से पास हो जाता है। अगर मॉनिटर में आपका स्पीकर जैसे सब मॉनिटर में सब में नहीं है, दो को छोड़ के, दो अलग कंपनी का, जितना एसर कंपनी वाला है सब में स्पीकर इनबिल्ट है। तो एच डी एम आई से चूंकि जोड़े हुए हैं तो सब में साउंड, फिर अलग से मुझे दूसरा तार लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी जो भी होगा उसमें एच डी एम आई नहीं लगा होगा, फिर अलग से एक्स्ट्रा तार स्पीकर का आपको जोड़ना तब चलेगा। सीएमआई का फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनिशन मीडिया इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। और तार का जो डिजाइन है ये आप देख सकते हैं, हेक्सागोनल है, 6 कोण वाला, इसमें पिन उन नहीं रहता। ठीक है। अब इस पर सवाल आता है, मॉनिटर सीपीयू के बीच में कौन सा तार लगा हुआ है? ऑप्शन जो रहेगा उसमें से देख लीजिएगा, इसी दोनों में से कोई नाम होगा तो टिक लगाइए। अगर बीजीएम रहेगा नहीं तो एसपीएम, तो टिक लगाना है। अगर दोनों रहेगा तो उसमें कोई तीसरा ऑप्शन भी रहेगा बोथ, तो उस पर टिक लगाना है। इस दोनों में से किसी नाम पर नहीं लगाना है, बोथ पर लगाना है, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिए। तो ये आपका हो गया सीपीयू, ये आपका हो गया एलईडी मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। और एक आता है एलसीडी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सब इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है। वैसे मॉनिटर उसमें डिस्क्रिप्शन में होगा उस फाइल में, उसमें उसमें ये फुल फॉर्म लिखा होगा, पता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम चीज हमने लिख लिया है। ये मॉनिटर हो गया। आप जल्दी से इसका फोटो बना दें कीबोर्ड का। ये अपने पास 104 से लेके 112 बटन वाला कीबोर्ड होता है। सामान्य किसी भी कीबोर्ड में 104 बटन तो रहता है, उससे कम नहीं रहता है, लेकिन अधिक से अधिक 112 116 भी हो सकता है। 116 वाले को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। अब इसमें 104 रहता है, उसको नॉर्मल प्लेन कीबोर्ड। इसका भी एक नाम होगा जो आगे आप इधर जोड़ देंगे। एक माउस पैड लगाएंगे, इसको माउस जोड़िए, यहाँ का माउस पैड होगा। यहाँ का लाइट बटन है, यहाँ का लेफ्ट बटन है, यहाँ का सेंटर है। एक तार आप इधर लेके आइए, ये आपका पावर होगा। मॉनिटर में पावर सप्लाई देने के लिए तार होता है जिसको पावर केबल कहेंगे। दूसरा तार सीपीयू से आता है, वह तार भी पावर केबल कहलाता है। ये दोनों तार एक मशीन से जुड़ता है जिसका नाम है यूपीएस, और फिर इसको भी किसी बोर्ड से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं मेन पावर सप्लाई। इसका आप फोटो ले सकते हैं, आराम से लिख लीजिएगा घर पे। अब कंप्यूटर को जब चालू करना हो तो एक नंबर में पहले आप मेन बोर्ड ऑन करेंगे, दूसरा ऑन करेंगे यूपीएस को, तीसरा ऑन करेंगे सीपीयू को, और यहाँ भी एक पावर रहता है, तो चौथा ऑन करिएगा मॉनिटर को, और उसके बाद वेट करिएगा कंप्यूटर चालू। बाकी इसके बाद का जो स्टेप है उसको फोटो ले लीजिए अपना। होप आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको कुछ कमेंट्स वगैरह करना हो इस पर तो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है यहाँ पर
उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।